अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक नंबर 6 आयोनाइजेशन एनर्जी। What is ionization energy? It is the minimum amount of energy that is required to remove electron from the valence shell of an atom. ठीक है, मतलब हमने क्या करना है, हमारे पास एक एटम है जिसके में न्यूक्लियस है और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। हमें पता है कि डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर हमें आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें क्यों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है? रीज़न ये होती है कि आप नोट करें कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में है। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो हमें बाय फोर्स निकालना होगा, और जो फोर्स हम रिक्वायर होगी दैट वुड बी कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि सोडियम जो है, अगर हम उसको +1 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? 496 किलो जूल पर मोल। सेम मैग्नीशियम को +1 में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए रिक्वायर होती है 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब हमने देखना ये है कि जब भी हम एटम को मतलब आयोनाइज करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो सबसे पहले हम उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। रीज़न ये होती है, अगर एटम कोई भी कंपाउंड जिसको हमने कन्वर्ट करना है, आयोनाइज करना है, तो उसको अगर हम सॉलिड स्टेट में करेंगे या लिक्विड स्टेट में करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी डिफरेंट रिएक्शंस भी पॉसिबल है। मतलब जो हीट प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है वो फ्यूजन कर दे, या वो बॉन्ड डिसोसिएशन में यूज़ हो जाए, बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल हो जाए, या हो सकता है वो मॉलिक्यूल को वेपराइज करने में यूज़ हो जाए, उस चीज़ को, सब्सटेंस को वेपराइज करने में यूज़ हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एटम को गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसको आयोनाइज करते हैं। नेक्स्ट है कि पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप। सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड में कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो हमें नज़र आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव करते करते आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। अगर इसकी रीज़न देखें तो इसकी रीज़न है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो हम ये नोट करते हैं कि नंबर ऑफ़ शेल्स सेम होते हैं, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पर 13 प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसकी अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा फोर्सफुली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट होंगे तो उनको निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा भी एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी इम्पैक्ट हो सकता है। वैसे तो जनरली इंक्रीज़ करती है आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मगर इसमें कोई अनॉमलस बिहेवियर भी शो हो सकता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे ग्रुप 3 है, अभी मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें पीरियड नंबर 3 की, एक सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है और फिर एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होगी। मैग्नीशियम की इससे कम होगी और सोडियम की सबसे कम होगी। बट जो मैग्नीशियम होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मैग्नीशियम की ज़्यादा है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इशू है? हम जब मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो होती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। जबकि एल्यूमिनियम के केस में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर आता है हमारे पास 3p। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 13 एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जी एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप नोट करें कि जब हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो ये फुली फिल्ड सबशेल है। फुली फिल्ड सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकालना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं और यहाँ पर जो सबशेल है क्या है, वो इनकम्प्लीट है, उसमें जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनकम्प्लीट सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कम्प्लीट सबशेल, इसीलिए क्या होता है, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ग्रुप 5A। तो ग्रुप 5 में क्या फैक्टर होता है, जैसे कि हम देख लेते हैं फॉस्फोरस और सल्फर को। फॉस्फोरस ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है और इसका 16 होता है। अगर हम इसको देखते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो फॉस्फोरस के केस में होता है 3s2 और 3p जो होता है ये 5 होता है, 3px, 3py, 3pz, ये होता है 3p3, 1
2 3 फास्फोरस के केस में। जबकि अगर मैं सल्फ़र देखूं तो सल्फ़र के केस में ये होता है 3px 3py एंड 3pz, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे होते हैं। अब यहाँ पर आप नोट करो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ और ये जो सबशेल है ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, देखिए 6 टोटल होते हैं तो ये हाफ फिल्ड है, और यहाँ पर पार्शली फिल्ड है, यहाँ पर हाफ फिल्ड से थोड़ा ज़्यादा है। तो रूल ये कहता है जो हाफ फिल्ड होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आसान हो जाता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ से। अच्छा, इस इफेक्ट को हम स्पिन पेयर रिपल्जन भी कहते हैं। ये हम आगे भी एक दफ़ा देखेंगे, स्पिन पेयर रिपल्जन भी इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, तो हम क्या करते हैं, हर ऑर्बिटल को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और फिर अगर हमारे पास अवेलेबल होते हैं तब हम पेयरिंग करते हैं। रीज़न ये होती है कि एक ही ऑर्बिटल में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उस रिपल्जन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम एक को अगर क्लॉकवाइज रखते हैं तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन में होती है रिपल्जन। अच्छा, इसी फैक्टर को यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन शुरू हो जाती है और इस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन की वजह से सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आसान होता है। मतलब जब भी ऐसा कोई फैक्टर आएगा कि जहाँ पर स्पिन पेयर रिपल्जन शुरू हो जाएगी, पेयरिंग शुरू हो जाएगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ईजी होगा और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता है कि शील्डिंग इफेक्ट होता है नंबर द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। मतलब अगर जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो रही है ड्यू टू दीज शेल्स, क्योंकि ये शेल्स दरमियान में आ रहे हैं तो वो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि लेफ़्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट कैसे वर्क करती है। तो लेफ़्ट टू राइट हम नोट करते हैं नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम होती है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक रेडियस। लेफ़्ट टू राइट अगर हम नोट करें तो हमने पहले पढ़ा था कि लेफ़्ट टू राइट साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज़ करने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से करीब आता है और उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन ग्रुप। मतलब अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होगी। हमें पता है जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जैसे हम अगर देखते हैं लिथियम को, तो लिथियम में 2 शेल्स हैं। अगर मैं सोडियम को देखूँ तो सोडियम में 3 शेल्स हैं और पोटेशियम में इस तरह 4 शेल्स हैं एंड सो ऑन। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ करेगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर कम हो जाएगी, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट इन ग्रुप। जब हमें पता है कि शील्डिंग इफेक्ट नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करती है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती जाती है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये कुछ ट्रेंड्स हैं। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है और पीरियड में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आप नोट करें कि जो बॉक्सेस हैं उनका जो आप बॉक्सेस से देख सकते हो ये हमें आयोनाइजेशन एनर्जी शो कर रही हैं कि जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो ये साइज़ जो बढ़ रहा है ये हमें क्या शो कर रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। साइज़ तो कम होता है, ये हमें आयोनाइजेशन एनर्जी शो कर रही है कि लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। और साथ कुछ एक्सेप्शंस भी, जैसे कि आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है और नाइट्रोजन की ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको उसका स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से ऐसा होता है और ये मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बता दी है। और आप देखिए डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। अभी हमने देखा है कि अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। सेकेंड है एटॉमिक रेडियाई। अगर साइज़ छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होगा, अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जबकि अगर साइज़ बड़ा होगा, मतलब नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा और उस पर अट्रैक्शन कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी।
शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में कोई रोल प्ले नहीं करता। और डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप जो है हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, और हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ग्रुप में। अक्रॉस द पीरियड अगर हम देखें तो शील्डिंग इफेक्ट सेम होती है, इसीलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं है। स्पिन पेयर रिपल्जन हमने देखा कि डाउन द पीरियड में तो वैसे तो शील्डिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से, और वो मैंने आपको अभी ऑलरेडी समझाया कि स्पिन पेयर रिपल्जन क्या होती है, उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है क्योंकि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट है, जैसे कि हम लोगों ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख लिया। नेक्स्ट है स्पिन पेयर रिपल्जन अक्रॉस अ पीरियड। तो हमें पता है कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज चले जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन ड्यू टू स्पिन पेयर रिपल्जन, मतलब इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की वजह से क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ करती है और इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो क्या हो जाता है, वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल बाय यूजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी डाटा। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पता लग जाए तो क्या आप ये अज्यूम कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? तो येस, आप बता सकते हो। कैसे? जैसे कि आपको पहले से कुछ ट्रेंड्स पता हैं, आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी में जनरल इंक्रीज़ आएगा और डाउन द ग्रुप जनरल डिक्रीज़ आएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी आपको पता है कि ड्यू टू स्पिन पेयर रिपल्जन एक्सेप्शंस भी पॉसिबल हैं। उसको दिमाग में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम आयोनाइजेशन एनर्जी के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एटम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्योंकि अगर कोई एटम एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होता है, कोई भी एलिमेंट एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होता है, तो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू होती हैं वो सिमिलरली जो है वो डिक्रीज़, मतलब उनका जो वैल्यूज़ होती है वो तकरीबन सिमिलर होती है, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो भी हमें गिवन होगी उसको हम कंपेयर करेंगे नोन वैल्यूज़ के साथ और फिर अंदाज़ा लगाएंगे कि ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट एक्स है, हमें नहीं पता वो कौन सा एलिमेंट है, हमें जस्ट उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पता है जो 1251 है। तो हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि उसके जो करीबी वैल्यूज़ हैं वो कौन सी, जैसे हमें नज़र आ रहा है 1000 है और 1520 है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होगी। अच्छा, ये वैल्यू जो होती है सल्फ़र की होती है और ये होती है आर्गॉन की, तो फिर हम कहेंगे इसका मतलब है ये इन दोनों के दरमियान में ये एक्स एलिमेंट प्रेजेंट होगा और इन दोनों के दरमियान में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। इट मींस कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये क्लोरीन एटम की है। नेक्स्ट है एक एग्जांपल है एलिमेंट वाई, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है 738, अननोन एलिमेंट है। फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इससे करीब में आती है, तो वो 899 है और 590 है। इट मींस के ये जो वाई एलिमेंट है ये इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान होगा। ये दो एलिमेंट्स कौन से हैं, ये है बेरिलियम और कैल्शियम। इट मींस के जो दरमियान में एलिमेंट है ये मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट है एक्यूरेसी कंसिडरेशंस। तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ है ये एक्यूरेट नहीं होती, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो हमारा आंसर आए वो एक्यूरेट हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस भी होती हैं और इसमें हो सकता है कि हम वैल्यू सही प्रिडिक्ट ना भी कर पाएँ। हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैल्यू हमारी करेक्ट आएगी, आंसर हमारा करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पता लग जाए तो क्या हम उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो येस, हम लगा सकते हैं। व्हाट इज़ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी? मतलब ये है कि आप एक एलिमेंट एक्स लें और आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी। अब इन सारी वैल्यूज़ के डिफरेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सोडियम की एग्ज़ाम्पल ली कि सोडियम की फ़र्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 495 है, सेकेंड 4560 है। अब नोट करो कि फ़र्स्ट और सेकेंड में
लार्ज डिफरेंस है। इसका मतलब ये है ये जो फर्स्ट एटम था वो एक शेल से निकला था और जो सेकंड है वो निकला था किसी सेकंड शेल से। जैसे सोडियम को हम देखें तो सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जब अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये वाला शेल तो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल से निकलेगा, इनर शेल से निकलेगा, और इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होगा, जिसकी वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज़्यादा लार्ज गैप है, इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, लार्ज गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इट मीन्स के इट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन in its valence shell. Next is example of magnesium. The first ionization of magnesium is 735 kilojoule per mole. The second ionization energy is 1445 kilojoule per mole, and the third ionization energy is 7730 किलोजॉल पर मोल। अब नोट करें कि जो फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ है उनमें काफ़ी कम गैप है, जबकि सेकेंड और थर्ड में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है जो फर्स्ट दो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो आखिरी शेल से निकले हैं और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये किसी इनर शेल से या ऐसे शेल से निकला है जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें ये पता लग सकता है कि जो फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स अगर एक शेल से निकले हैं, इट मीन्स के जो आखिरी शेल है उसमें जस्ट दो इलेक्ट्रॉन्स थे। आप नोट भी कर सकते हैं मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में हमें पता है दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थर्ड में 2 होते हैं। तो जब पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो इस शेल से निकलेंगे, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ लो हैं। जबकि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप नोट करें कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इस शेल से निकलेगा जो न्यूक्लियस से करीब है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। तो आप जब ये देखेंगे कि सेकेंड और थर्ड में लार्ज गैप है तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एटम है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और अगर फर्स्ट और सेकंड में गैप ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि जो वैलेंस शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। नेक्स्ट ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम की वैल्यू है और सोडियम और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू लिखी हुई हैं। ये सोडियम की फर्स्ट है तो सेकंड है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में लार्ज गैप है, इट मींस ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। मैग्नीशियम के केस में सेकंड और थर्ड में लार्ज गैप है, इट मींस ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। एल्यूमिनियम के केस में थर्ड और फोर्थ के दरमियान लार्ज गैप है, इट मींस ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, एंड सो ऑन। Next is concept assessment exercise 2.6. How does the trend in ionization energies across a periodic table reflect changes in atomic structure and effective nuclear charge? जैसे हम नोट करते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह जब डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती भी नज़र आती हैं, जिसका मतलब ये है कि साइज़ बढ़ रहा है और साथ साथ हमें ये पता लगता है कि न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो रहा है। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह ये न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो रहा है या एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What factors contribute to general decrease in ionization energies down the group? मतलब डाउन द ग्रुप जो हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों डिक्रीज़ करती है। तो डाउन द ग्रुप हमें पता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं, शील्डिंग अफेक्ट इंक्रीज़ करती है, या हम कह सकते हैं साइज़ भी इंक्रीज़ करता है। तो क्या होता है जब साइज़ इंक्रीज़ करता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करती है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। कम एनर्जी देकर ही हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी व्हाई डू नोबल गैसेस पोजेसेस द हाईएस्ट वैल्यू अमंग देयर रिस्पेक्टिव पीरियड? क्योंकि हमें पता है कि जब हम मूव करते हैं इन द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यूज़ भी बढ़ती जाती हैं। और जो नोबल गैसेस हैं वो पीरियड के एंड पे आते हैं, इट मीन्स कि इनमें न्यूक्लियर चार्ज मैक्सिमम होता है, इनके जो वैलेंस
शेल्स होते हैं उनमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से एटम स्टेबल होता है, और स्टेबल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है, जिसकी वजह से जो नोबल गैसेस है वो रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं और उन पे न्यूक्लियर चार्ज भी मैक्सिमम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। आई होप कि आपको आयनाइजेशन एनर्जीज़ के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।